हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की सीरीज चल रही है जो कि आपके यूपी पीसीएस सहित यूपी की सभी परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है। आज आपका इसी क्रम में यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश कृषि एवं पशुपालन से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात करें यूपी में कृषि की, तो यूपी की जो भौगोलिक अवस्थिति है, यहाँ की जो जलवायु है, वो कृषि के लिए आदर्श दशाएं प्रदान करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 59.3% लोग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में नियोजित हैं। आप लोग जानते होंगे कार्यशील जनसंख्या जो होती है वो 15 से लेकर 64 वर्ष की आयु के बीच के जो लोग होते हैं उन्हें कार्यशील जनसंख्या में रखा जाता है। तो इनमें से लगभग 60% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं। इसमें से 29% लोग जो हैं कृषक हैं। वहीं 30.3% लोग जो हैं कृषि श्रमिक हैं। कृषि श्रमिक का मतलब क्या है? जैसे गेहूं कटाई का सीजन होता है तो इसमें जो मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है वो आपके कृषि श्रमिक बोले जाएंगे। कृषि जलवायु प्रदेश, देखिए आपको ये पता है भौगोलिक रूप से हमने यूपी को 3 भौतिक भागों में डिवाइड किया है। इसमें आपका एक भाबर और तराई प्रदेश आ जाता है, मध्य का मैदान आ जाता है और इधर आपका बुंदेलखंड का पठारी रीजन आ जाता है। 3 भौगोलिक प्रदेश है हमारे यहाँ। और कृषि को प्रभावित करने वाले मृदा प्रकार, वर्षा, तापमान, जल और मानव संसाधन आदि कारकों को आधार मानते हुए आपके प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। देखिए ये जो विभाजन है कई एग्जाम में पूछा गया है कि यूपी को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। ये 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। इसमें भाबर और तराई क्षेत्र है, यानी ये क्षेत्र जो है सहारनपुर से स्टार्ट होकर कहाँ तक है, ये आपके महाराजगंज तक है। यानी ये इस बेल्ट में जितने भी जिले आ रहे हैं वो सब आपके भाबर और तराई प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी मैदान की बात करें तो पश्चिमी मैदान में आपका जो मेरठ वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये आपका पश्चिमी मैदान में आ जाता है। मेरठ के आसपास का क्षेत्र जो है इसमें आ जाता है। मध्य पश्चिमी मैदान की बात करें तो मध्य पश्चिमी मैदान में आपका मुरादाबाद, बरेली वाला जो रीजन है, ये वाला जो कुछ पार्ट है, ये मध्य पश्चिमी मैदान में आ जाता है। दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी का मतलब क्या हो गया, ये वाला जो रीजन है, तो जो मथुरा है, आगरा है, हाथरस है, अलीगढ़ है, ये रीजन आपका दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदान में आ जाता है। मध्य मैदान में आपका लखनऊ और कानपुर वाला जो रीजन है ये इसमें आ जाता है। बुंदेलखंड प्रदेश में आप लोग जानते हैं बुंदेलखंड प्रदेश में आपका झांसी और चित्रकूट रीजन जो है, ललितपुर रीजन जो है, ये इसमें आ जाता है। उत्तर पूर्वी मैदान में आपका गोरखपुर मंडल जो है और इससे लगे हुए जिले जो भी हैं, कुशीनगर, महाराजगंज वगैरह, देवरिया वगैरह हैं, वो इसमें आ जाते हैं। पूर्वी मैदान में आपका वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़, ये जो रीजन है आपका ये आ जाता है। विंध्य प्रदेश में आप लोग जानते हैं विंध्य प्रदेश में मिर्जापुर से लेकर सोनभद्र और दक्षिणी प्रयागराज का कुछ क्षेत्र जो है इसमें आ जाता है। तो ऐसे करके यूपी को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया गया है। देखिए अब हम प्रदेश में फसलोत्पादन देखेंगे। आपको मैंने बताया है कि अपने प्रदेश में 3 ऋतुएं होती हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु होती है। तो प्रदेश में 3 ऋतुओं के अनुक्रम में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जिसमें रबी है, खरीफ है और जायद है। रबी फसलों की बुआई जो है शीत ऋतु के शुरुआत में अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में की जाती है और इनकी कटाई जो होती है आपकी वही मार्च अप्रैल में जाकर होती है। तो रबी की फसलों के अंतर्गत आप लोग जानते हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, लाही, आलू, तंबाकू, ये सब फसलें इसमें आती हैं। खरीफ की बात करें तो खरीफ की बुआई मई से जुलाई में होती है और इसकी कटाई जो होती है सितंबर अक्टूबर के रीजन में होती है। और इसके अंतर्गत चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, सावा, कोदों, टांगून, सनई, अरहर, 4 माह वाली जो है, मूंगफली है, कपास है, गन्ना, रामदाना, तिल्ली, ये सब फसलें इसमें आ जाती हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान ये देना, जो खरीफ की फसलें होती हैं इन्हें ज़्यादा टेम्परेचर की और ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। वहीं जो आपकी रबी वाली फसलें होती हैं इन्हें कम टेम्परेचर और कम पानी की आवश्यकता होती है। जायद की जो फसलें होती हैं, जायद की फसलें आपकी जो है रबी की फसलों के बाद बोई जाती हैं, यानी मार्च अप्रैल में ये बोई जाती हैं और जुलाई के सीजन में ये काट ली जाती हैं, यानी जून जुलाई में ये काट ली जाती हैं। जायद फसलों के अंतर्गत आपके ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, परवल, लौकी, काशीफल, मूंग, चीना, लोबिया, ये सब आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर जो यूपी में प्रमुख रूप से उपजाई जाने वाली फसलें हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं गेहूं और जौ की। गेहूं के लिए 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा और बोते समय 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। यानी आपके यहाँ जो उत्तर प्रदेश में गेहूं जो बोया जाता है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है। अगर हम गेहूं की यहाँ पर बुवाई देखें तो प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 24% भाग जो है इस पर गेहूं की खेती की जाती है।
यानी आपके यूपी में जितना भी कृषि क्षेत्र है उसके 24% भाग पर अकेले गेहूं की खेती की जाती है। प्रदेश में गेहूं की खेती जो है वो पर्वतीय और पठारी भागों को छोड़कर सर्वत्र की जाती है। यानी कि जो आपका बुंदेलखंड का जो पठारी और पर्वतीय रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें गेहूं की खेती नहीं होती है, बाद बाकी सब जगह होती है। वहीं अगर बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। यानी गोरखपुर जो है वो यूपी का सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला है। यहाँ पर आपका गोरखपुर है और ये सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र की है, यानी गंगा यमुना का दोआब है और इधर आपका घाघरा वाला दोआब वाला रीजन है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है जो सर्कल में बना रहा हूं, ये खास करके इसकी जो उत्पादकता है गेहूं की सबसे ज्यादा है। दोआब का मतलब जानते होंगे, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। अब देखिए गेहूं के बाद यहां पर जौ रह गया है। जौ की खेती प्रदेश के जो शुष्क और कांप मिट्टी वाले क्षेत्र हैं वहां पर की जाती है। जौ के लिए भी सेम वही कंडीशन की आवश्यकता पड़ती है जो गेहूं के लिए पड़ती है, यानी कि इसके लिए वही 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान। फर्क इतना है यहाँ पर मिट्टी का फर्क है, यानी ये शुष्क और कांप मिट्टी वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। गेहूं के बाद यूपी में अगली प्रमुख बोई जाने वाली फसल चावल है। चावल के लिए चिकनी और उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु, बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान और पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल जो है ये प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 18% भाग पर इसकी खेती की जाती है। यानी गेहूं के बाद अगर हम देखें तो चावल यूपी में सेकंड नंबर पर आता है। गेहूं 24% पर बोया जाता है संपूर्ण कृषि क्षेत्र का, और आपका चावल जो है यूपी में 18% क्षेत्र पर बोया जाता है। उत्तर प्रदेश का जो तराई रीजन है यहां पर मुख्यतः चावल की खेती की जाती है। आप लोग जानते हैं तराई रीजन के बारे में, यानी ये जो रीजन है आपका सहारनपुर से लेकर महाराजगंज तक, ये आपके चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सिद्धार्थनगर जो जिला है ये सुगंधित चावल की एक किस्म है, काला नमक, इसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये जो मैं सारे फैक्ट बता रहा हूँ ये किसी ना किसी यूपी के एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। यानी आपके अगर पूछा जाए एग्जाम में कि किस जिले में काला नमक नामक चावल की किस्म उगाई जाती है, तो सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक नामक चावल की किस्म उगाई जाती है, ये आप बता देंगे। इसके बाद अगली जो आपकी फसल आ जाती है गन्ना आ जाती है। यानी आपकी गेहूं और चावल की उपज के बाद जो यूपी में सबसे ज्यादा फसल बोई जाती है वो आपकी गन्ना है। गन्ने के लिए चिकनी दोमट मिट्टी, 20 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग पर यहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है। यानी 24% पर आपकी गेहूं की खेती की जाती है, 18% पर आपके यहाँ चावल की जाती है और 13% भाग पर आपके यहाँ गन्ने की खेती की जाती है। देखिए ये जो है ये राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, तो हमारे यहाँ की महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। राज्य में गन्ना उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, एक तो तराई वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, और दूसरा गंगा यमुना का दोआब है। यानी गंगा यमुना का दोआब, यानी ये आपकी यमुना आ रही है और ये आपकी जो है ये गंगा वाली नदी आ रही है। तो इनके बीच का जो रीजन है आपका, ये दो रीजन है, यानी तराई का रीजन है और गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है, यहाँ पर गन्ना उपजाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं चना की। तो इसके लिए कम उपजाऊ मिट्टी की और 30 से लेकर 50 सेंटीमीटर वर्षा और बोते समय 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसकी खेती राज्य के उन क्षेत्रों में की जाती है जहां शुष्क और हल्की मिट्टी पाई जाती है, खास करके आपका बुंदेलखंड रीजन। यानी बुंदेलखंड रीजन जो है वो चना उत्पादन के लिए फेमस है। यानी प्रदेश में सर्वाधिक चना जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन से रीजन में सबसे ज्यादा चने की खेती की जाती है, बुंदेलखंड में, तो आंसर होगा आपका बुंदेलखंड। अब सरसों और तंबाकू है। प्रदेश में सरसों की खेती वैसे तो समूचे यूपी में की जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसे रीजन हैं जहां पर सरसों की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। तो प्रदेश में सरसों की खेती स्वतंत्र रूप में या फिर गेहूं, मटर और जौ के साथ मिश्रित रूप में की जाती है। प्रदेश के प्राय सभी भागों में सरसों की खेती की जाती है, लेकिन जो मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर ज्यादा होती है। यानी खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये वाला रीजन और मध्य में ये वाला रीजन, इसमें यहाँ पर खेती इसकी सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद अगली फसल आती है आपकी तंबाकू। तंबाकू एक नकदी फसल है। तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर और फर्रुखाबाद जिलों में तंबाकू उगाई जाती है। देखिए आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा, यहाँ पर जैसे कुछ फसलों के बारे में मैंने बताया, जैसे आपको मैंने गेहूं के बारे में पढ़ा रहा था तभी बताया था मैंने कि गेहूं आपका जो बुंदेलखंड का पठारी रीजन है यहाँ पर इसकी पैदावार नहीं की जाती है। तो आप में से कुछ के मन में ये आएगा सर बुंदेलखंड में भी गेहूं उगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर उसको काउंट क्यों नहीं किया गया? काउंट इसलिए नहीं किया गया
क्योंकि जब सरप्लस उत्पादन होता है, सरप्लस का मतलब होता है कि जब वो उत्पादन आपके खाने से ज़्यादा हो जाए और आप उसको राज्य की मंडियों में भी बेचते हैं तो वो वहाँ पे काउंट हो जाता है। अब चूंकि वहाँ पर उत्पादन जो हो रहा है वो आपके खाने लायक हो रहा है, तो इसलिए उसको ऐड नहीं किया गया। तो इस वजह से इस क्षेत्र को गेहूं उत्पादक के तौर पर यहाँ पर शामिल यूपी में नहीं किया गया है। वैसे ही जैसे तंबाकू की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ जिलों में एक दो किसान आपको उगा लेते हों, लेकिन ये जो जिले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपके जो वीडियो में जो जिलों के नाम लिए जा रहे हैं ये वो जिले हैं जहाँ पर पैदावार सर्वाधिक है, इसलिए उन जिलों को यहाँ पर लिखा गया है। तो आई होप ये कंफ्यूजन आपके मन में से दूर हो गया होगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर आप जो फसल बता रहे हैं आप तो ये जिले लिख रहे हैं, मेरा जिले के नाम क्यों नहीं लिखा गया? तो आपके जिले का नाम इसलिए नहीं लिखा गया, यानी आपका कोई भी जिला हो सकता है, 75 जिले हैं यूपी में से, हो सकता है मैं जो फसल पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर स्पेसिफिक जो जिला लिखा हूँ उसमें आपका जिला ना हो, तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये बात पहले ही बता दी है कि यहाँ पर वही जिले लिए गए हैं जिनमें पैदावार सर्वाधिक होती है। अगली फसल है आपकी बाजरा। जो प्रदेश में बाजरा की जो खेती है ये कृषि शुष्क जलवायु वाले उन क्षेत्रों में होती है जहां सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। बाजरा एक खरीफ की फसल है और इसकी बुआई मई से जुलाई तक, यानी कटाई जो है सितंबर से दिसंबर तक की जाती है। प्रदेश में बाजरा उत्पादन करने वाले जिलों में आगरा है, मथुरा है, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, शाहजहांपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, फर्रुखाबाद और कानपुर आदि ये मुख्य हैं। मक्का की बात कर लेते हैं तो मक्का उत्पादन में राज्य का देश में तृतीय स्थान है। अच्छा, कमेंट में आप ये बताएंगे कि देश में पहले और दूसरे स्थान पर कौन कौन से राज्य आते हैं, ये कमेंट में आपको बताना है, ये आपके लिए टास्क है। और मक्का जो है इसे मई, जून या जुलाई में बोया जाता है और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। मक्का की बात करें तो राज्य का मेरठ, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, बुलंदशहर, बहराइच, जौनपुर, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी इत्यादि जिलों में इसकी खेती की जाती है। अगली फसल है आपकी कपास। कपास आपकी एक नकदी फसल है। तो प्रदेश का जो गंगा यमुना का दोआब है, रुहेलखंड और बुंदेलखंड वाला जो रीजन है, रुहेलखंड रीजन आप जानते होंगे, जो बरेली वाला जो रीजन है इसको रुहेलखंड रीजन बोला जाता है। यानी ये वाला जो रीजन है आपका इसको रुहेलखंड रीजन भी बोला जाता है। रुहेलखंड और बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड तो आप जानते हैं। यानी प्रदेश का जो गंगा यमुना दोआब है, गंगा यमुना का मतलब क्या है, ये वाला जो रीजन हो गया, ये वाला जो रीजन है इसमें रुहेलखंड रीजन में, और यहाँ पर आपका नीचे आपका जो रीजन है बुंदेलखंड वाला, इसमें ये की जाती है। तो प्रदेश के गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में सिंचाई के सारे कपास की खेती की जाती है। यहाँ पर छोटे रेशे की जो है पैदावार अधिक होती है, वह लंबे रेशे की यहाँ पर कम कपास उगाई जाती है। प्रदेश में कपास की जो किस्में हैं उनमें यूपी देसी, बंगाल की कपास, धौलेरा और पंजाब अमेरिकन किस्में यहाँ पर पैदा की जाती हैं। इसे जून जुलाई में बोया जाता है और जो पौधे होते हैं पौधों से अक्टूबर नवंबर तक कपास की चुनाई कर ली जाती है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस में सघन कपास विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यानी जो आपके खास करके जो दक्षिण पश्चिमी यूपी के जो जिले हैं यहाँ पर ये सघन कार्यक्रम चलाया जा रहा है कपास को लेकर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस में। पटसन जो है प्रदेश के तराई क्षेत्र में सरयू और घाघरा नदियों के दोआब में जूट की पैदावार की जाती है। जूट उत्पादक जिलों में बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, सीतापुर और लखीमपुर खीरी मुख्य हैं। अधिकांश भागों में देसी किस्म की जूट बोई जाती है जो रस्सी बनाने के काम आता है। यानी हमारे यहाँ यूपी में औद्योगिक लेवल पर पटसन की खेती नहीं की जाती है, केवल घरेलू उपभोग लायक पटसन उगाया जाता है। अफीम की बात कर लेते हैं तो प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबांकी है। मैप में देख लेते हैं। देखिए जो मैं आपको सर्कल कर रहा हूँ ये वाला, ये जिला आपका बाराबांकी है, जो कि आप देख पा रहे हैं इसके उत्तर में सीतापुर जिला है, इसके उत्तर पूर्व में जो है बहराइच है, पूर्व में इसके गोंडा पड़ता है, दक्षिण पूर्व में इसके फैजाबाद आ जाता है, इधर दक्षिण में इसके अमेठी है, आपके इसके दक्षिण पश्चिम में रायबरेली है, इसके पश्चिम में जो है लखनऊ पड़ता है। तो ये आपका बाराबांकी है। और बाराबांकी के अलावा यहाँ पर आपके गाजीपुर में भी अफीम की खेती की जाती है। यानी जो आपका गाजीपुर जिला है, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं वाराणसी से लगा हुआ, ये वाला जो रीजन देख रहे हैं ये गाजीपुर है। तो बाराबांकी के अलावा आपके गाजीपुर में की जाती है। गाजीपुर में राज्य का एकमात्र अफीम फैक्ट्री भी लगा हुआ है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी में अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर लगी हुई है तो ये गाजीपुर में लगी हुई है। और सबसे ज़्यादा अफीम पैदावार करने वाला जिला कौन सा है, वो आपका बाराबांकी है। बाराबांकी के बाद आपका सेकंड नंबर पर गाजीपुर आता है। अब हम प्रदेश में उद्यान कृषि को देखेंगे। देखिए हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल, फूल, सब्जियां और जो आपकी आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं ये उगाई जाती हैं। राज्य में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए 1974 में
उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई। प्रदेश की विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए इस विभाग के द्वारा बस्ती, सहारनपुर, लखनऊ, प्रयागराज और झांसी में औद्योगिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। लखनऊ केंद्र जो है ये आम के लिए फेमस है, प्रयागराज जो है अमरूद के लिए फेमस है, जबकि शेष जो है आपके जो बचे हुए जिले हैं वो कई फलों के लिए फेमस हैं। राज्य में आम, अमरूद और आंवला के उत्पादन और क्षेत्र में वृद्धि हेतु 15 जिलों में कुल 39 विकास खंडों में फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सरकार आदर्श पौधशाला, छोटी पौधशाला, प्लांट हेल्थ क्लिनिक, पैक हाउस, प्री कूलिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर, रीफर वैन, राइपनिंग चैम्बर इनकी स्थापना हेतु अधिकतम 50% तक अनुदान भी देती है। लखनऊ स्थित केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा में देश का पहला बागवानी कॉल सेंटर खोला गया है। यानी आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि लखनऊ में स्थित जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है रहमान खेड़ा में, तो ये देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर है। ये यूपी के लिए तो है ही है, इसके अलावा देश में भी ये पहला है। उद्यान कृषि के अंतर्गत हम लोग फलोत्पादन को देखेंगे तो आम की बात करते हैं। आम को फलों का राजा भी बोला जाता है। प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में आम की खेती की जाती है। यानी ये पश्चिमी जिले हैं, मेरठ के आसपास का रीजन, और इधर लखनऊ के आसपास का रीजन जो है ये मध्यवर्ती जिले हैं। तो यहाँ पर आम की खेती की जाती है। लखनऊ का मलिहाबादी दशहरी, लंगड़ा और बॉम्बे ग्रीन, सहारनपुर का सफेदा और चौसा, मेरठ बागपत का रटौल और वाराणसी का लंगड़ा, रामखेड़ा और चौसा आम प्रसिद्ध हैं। यानी ये आम की वो किस्में हैं जो कि अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निर्यात की जाती हैं। प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में नवाब ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है। यानी अपने यूपी का जो आम है ये देश के किसी अन्य हिस्से में जब प्रचारित किया जाएगा, कहीं अन्य भेजा जाता है, तो नवाब ब्रांड के नाम से ये भेजा जाता है। अब अमरूद की बात कर लेते हैं। तो प्रदेश में अमरूद जो है वो मुख्यतः प्रयागराज में, यानी आपका जो प्रयाग जो है वो अमरूद के लिए फेमस है। तो प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली और अयोध्या जिलों में अमरूद पैदा होता है। यहाँ पर किस्में बताई गई हैं अमरूद की: सफेदा, हाफजी, लखनऊ, करेला, इलाहाबाद यानी प्रयागराज सफेदा, धौलका, लखनऊ आदि इसकी मुख्य किस्में हैं। जो आपका इलाहाबादी सफेदा है या फिर लखनऊ 49, इसको सरदार भी बोलते हैं, या फिर ललित सुरखा, ये निर्यातक प्रजाति हैं। यानी ये प्रजातियां क्या हैं, ये बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। आंवला की बात कर लेते हैं। तो आंवला प्रदेश में विशेष रूप से आंवले की जो खेती है ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। ये प्रतापगढ़ जिले में, और सामान्य रूप से तो लगभग सभी जिलों में उगाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आंवले की खेती होती है वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। केला की बात कर लेते हैं। तो प्रदेश में आपका जो वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज और गोरखपुर में बड़े पैमाने पर केला उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर केला की मालभोग, चीनी चंपा, अल्फान, अधेश्वर, दूधसागर और सब्जी किस्म का केला यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। आपके प्रयागराज में प्रदेश का पहला राइपनिंग चैम्बर यानी केला पकाने का संयंत्र ये लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो लीची है, लीची की पैदावार आपके सहारनपुर और मेरठ रीजन में की जाती है। यानी प्रदेश के सहारनपुर और मेरठ जिलों में लीची पैदा की जाती है। माल्टा की बात करें तो माल्टा प्रदेश के मेरठ, वाराणसी और सहारनपुर जिलों में माल्टा उत्पादित किया जाता है। मौसमी ब्लड रेड इसकी माल्टा की मुख्य किस्में हैं। नींबू की बात करें तो देखिए, नींबू का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है आपका बुंदेलखंड वाले रीजन में होता है। तो प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष रूप से और सामान्य रूप से भी सभी क्षेत्रों में नींबू पैदा होता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर देखें तो बुंदेलखंड रीजन में, और सामान्य रूप से तो लगभग यूपी में हर जगह होता है। संतरा की बात करें तो संतरा की खेती सहारनपुर के आसपास, सहारनपुर रीजन में और बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर इसकी खेती की जाती है। पपीता, इसी प्रकार पपीता जो है ये सहारनपुर में, उन्नाव में, लखनऊ और अयोध्या आदि जिलों में इसकी खेती की जाती है। तरबूज की जो खेती होती है वो खास करके गंगा किनारे वाले जो जिले हैं या जो आपके नदी किनारे वाले जो भी जिले पड़ते हैं वहाँ पर की जाती है। इन तरबूज एक खरीफ फसल है और इसकी खेती जो है गंगा, सरयू, गोमती आदि नदियों की घाटियों में इसकी खेती की जाती है। अब हम सब्जी और मसाला उत्पादन देखेंगे, यानी कि उद्यान कृषि के अंतर्गत सब्जियां कौन कौन सी उगाई जाती हैं और मसालों का उत्पादन अपने यूपी में कौन कौन से मसाले उत्पादित किए जाते हैं वो हम देखेंगे। तो आलू की बात कर लेते हैं। देखिए, आलू एक मल्टीपर्पज सब्जी बोली जाती है, यानी हर काम में ये इस्तेमाल की जाती है। तो उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में अग्रणी है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 1000 से अधिक शीतगृह हैं, जिनकी कुल भंडार क्षमता प्रदेश के कुल आलू उत्पादन का लगभग 65% है। यानी हमारे यहाँ इतने जितने कोल्ड स्टोरेज हैं इनमें 65% तो रिजर्व किसका रहता है, आलू का रहता है लगभग। आलू और अन्य शाक भाजियों के
अनुसंधान के लिए गाजियाबाद में एक आलू अनुसंधान केंद्र बाबूगढ़ स्थापित किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 3 कृषि निर्यातक क्षेत्रों में लखनऊ, सहारनपुर और आगरा में, इनमें से आगरा जो है ये आलू के लिए स्थापित है। यानी आपके उत्तर प्रदेश में आगरा से आलू हर जगह के लिए भेजा जाता है और आगरा जो है आलू के लिए एक जो है प्रदेश के रूप में, निर्यातक क्षेत्र के रूप में यूपी में पूरा डेवलप किया गया है। आलू को जो है ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। जैसे आपको मैंने बताया था आम को नवाब ब्रांड के नाम से, उसी प्रकार आलू को ताज ब्रांड के नाम से। हल्दी की बात करें तो हल्दी उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है। वैसे तो हल्दी कई जिलों में हल्दी की खेती की जाती है, लेकिन विशेष रूप से बुंदेलखंड रीजन में इसकी खेती की जाती है। अदरक की खेती के लिए भी बुंदेलखंड रीजन फेमस है, यानी अदरक की खेती बुंदेलखंडी जिलों में मुख्य रूप से की जाती है। यानी मुख्य रूप से आपकी हल्दी है और अदरक है, ये बुंदेलखंड रीजन के जो जिले हैं इनमें की जाती है खेती। पुष्पोत्पादन देखेंगे, यानी फूलों की खेती देखेंगे, तो प्रदेश का जो वाराणसी है, कन्नौज है, मिर्जापुर है, जौनपुर है, प्रयागराज, लखनऊ, इन जिलों में पुष्पों की खेती की जाती है। भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में एक केंद्र आपका लखनऊ में भी है। और आप लोग ये जानते होंगे कन्नौज जो है वो फूलों से इत्र बनाने के लिए फेमस है। अब हम औषध एवं सुगंधोत्पादन देखेंगे। तो देखिए औषध के अंतर्गत आपकी एलोवेरा है, ब्राह्मी है, आपकी जो सतावर वगैरह है, पिपरमेंट है, सफेद मूसली है, सर्पगंधा है, शंखपुष्पी वगैरह जो है, यानी जो आपकी आयुर्वेदिक औषधियां हैं वो इसके तहत उगाई जाती हैं। तो राज्य में 2002-03 से लुप्त प्राय हो रही महत्वपूर्ण औषधि फसलों को संरक्षित करने और उनकी खेती बढ़ाने के उद्देश्य से 18 जिलों में हर्बल गार्डन योजना के तहत हर्बल गार्डनों की स्थापना की जा रही है। मेरठ तथा सहारनपुर मंडल में निजी स्तर पर एलोवेरा, आंवला, अश्वगंधा, ब्राह्मी आदि की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। देखिए सहारनपुर जो रीजन है, ये रीजन जो है आपको पता ही है शिवालिक के बिल्कुल नज़दीक है, तो इस वजह से यहाँ पर इन औषधियों को उगाने के लिए अनुकूल जलवायु है। तो इस वजह से यहाँ पर सहारनपुर रीजन हुआ, आपका मेरठ वाला रीजन हुआ, क्योंकि ये हिमालयन रीजन से बिल्कुल नज़दीक पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर ये जो औषधियाँ हैं इनके लिए आदर्श दशाएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए यहाँ पर ये खेती ये की जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक और है शिवला, या फिर इसको शिवाला भी बोलते हैं, मेंथा। तो ये पुदीना से मिलता जुलता वनस्पति है और इस पौधे की जो पत्तियां हैं इन पत्तों से ऑयल यानी मेंथा ऑयल निकाला जाता है, जिससे कई प्रकार की औषधियां और उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं। इस पौधे को अधिक ताप पर और जल की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अधिक टेम्परेचर, यानी गर्मियों में ये उगाई जाती है ये, और इसके लिए जल की भी अधिक आवश्यकता पड़ती है। प्रदेश के खास करके बाराबांकी, बदायूं, रामपुर, कन्नौज, जालौन, औरैया, इटावा, एटा आदि जो जिले हैं यानी पश्चिमी जिलों में इसकी खेती की जाती है। मेंथा ऑयल शुद्धता की जांच के लिए कन्नौज में फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना भी की गई है। विश्व के कुल मेंथा निर्यात में जो भारत की हिस्सेदारी है वो लगभग 85% है। यानी आप समझ सकते हैं भारत पहले पायदान पर है मेंथा के निर्यात में, और भारत के कुल मेंथा ऑयल उत्पादन में यूपी का जो है पहला स्थान है, यानी यूपी यहाँ पर 90% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। तो ये आपके लिए याद रखने वाली बात है। इसके अलावा पान उत्पादन देखेंगे कि हमारे यूपी में पान का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है। तो पान एक बहुवर्षीय बेल है। राज्य में महोबा जो है आपका, ये पान की खेती के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, यानी जो आपका जो महोबा वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये पान की खेती के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और यहाँ पर 1981 में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की गई है। महोबा के अलावा बर ईमानपुर बांदा में पड़ता है, यानी जो आपका बांदा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बर ईमानपुर पड़ता है एक जगह, और पाली क्षेत्र जो है ललितपुर में है, ये भी पान की खेती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर जो भी मैं नाम बता रहा हूँ, ये सभी जो नाम हैं आपके यूपी की परीक्षाओं में पूछे गए नाम हैं कि ये क्षेत्र किसके लिए फेमस है। पाली क्षेत्र आपका ललितपुर का जो है पान की खेती के लिए फेमस है। अब हम जट्रोफा या रतनजोत के बारे में देखेंगे। देखिए जट्रोफा एक बायोडीजल फसल है और जट्रोफा के बीज से प्राप्त तेल का उपयोग डीजल के विकल्प के रूप में किया जाता है। जट्रोफा के रोपण के 4 वर्ष के बाद से इसके बीज प्राप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं और उन्हें प्रसंस्कृत करके डीजल को प्राप्त किया जाता है। बायोटेक पार्क की देखरेख में बक्सी तालाब स्थित परिसर में जट्रोफा क्लोनिंग गार्डन परियोजना चलाई जा रही है। देखिए बक्सी तालाब जो है ये लखनऊ की एक तहसील है, यानी जो ये क्षेत्र है ये लखनऊ से लगा हुआ क्षेत्र है और यहीं पर ये परियोजना चलाई जा रही है। प्रदेश में पशुपालन, इसके तहत हम लोग सरकार के द्वारा अब तक जो बनाई गई नीतियां हैं उन नीतियों को देखेंगे। सरकार इसके लिए कौन कौन सी परियोजनाएं चला रही हैं उन परियोजनाओं को देखेंगे, और प्रदेश में पशुओं की संख्या कितनी है, कौन से पशु कितनी मात्रा में है, वो सारी बातें इसके तहत हम लोग जानेंगे। राज्य सरकार द्वारा
1944 में स्थापित पशुपालन विभाग पशुधन विकास के चारों आयामों उन्नत पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबंधन और पशु पोषण के लिए प्रयासरत है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई है, ये हुई है 1944 में। 2019 की पशु गणना के अनुसार प्रदेश में पशुओं की कुल संख्या 68 मिलियन थी। देखिए, जो आपकी पशुओं की संख्या है, इसमें केवल गाय और भैंसी काउंट नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ते, कुक्कुट, घोड़ा वगैरह ये सभी काउंट किए जाते हैं। अगर हम पशुओं की संख्या के मामले में यूपी की स्थिति देखें तो हम लोग पहले स्थान पर आते हैं। यानी देश में उत्तर प्रदेश पशुओं की संख्या के मामले में पहले स्थान पर आता है। राज्य के कुल पशुधन में लगभग 19 मिलियन गौवंशी पशु थे। गौवंश का मतलब क्या है? यानी गाय, बैल या फिर जो सांड वगैरह जो होते हैं वो आपके गौवंश की नस्ल में आ जाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी थी? 19 मिलियन थी। और गौवंशी पशुओं के मामले में हम लोग सेकंड स्थान पर आते हैं, दूसरे स्थान पर आते हैं, और पश्चिम बंगाल राज्य जो है पहले स्थान पर आता है। वहीं जो महिषवंशीय पशु हैं, यानी जो आपकी भैंस की नस्ल वाले जो पशु हैं, इनकी संख्या प्रदेश में ज़्यादा है। इनकी संख्या 33 मिलियन है। और महिषवंशी पशुओं के मामले में हम लोग देश में पहले स्थान पर आते हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में प्रदेश में पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौत यानी बागपत, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, सैफई, इटावा में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के शेष मंडलों में भी एक एक पॉलीक्लिनिक बनाया जा रहा है। पशु जैविक औषधि संस्थान जो है वो लखनऊ में है और इसके द्वारा पशु टीकों का उत्पादन किया जाता है। प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जो भरारी है, भरारी एक जगह का नाम है, भरारी झांसी में एक पशु चारा बैंक खोला गया है। क्योंकि इस क्षेत्र में गर्मी के सीजन में क्या है, चारे की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती थी, तो इसको देखते हुए यहाँ पर एक पशु चारा बैंक खोला गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदेश में पशु चारा बैंक कहाँ खोला गया है तो आप बता देंगे झांसी में खोला गया है। और अगर स्पेसिफिक नाम आ जाए तो आप बता देंगे भरारी झांसी में खोला गया है। उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 जो है ये आपके गौवंश वाले पशुओं को वध से संरक्षण प्रदान करता है। वर्तमान में प्रदेश में 8 राजकीय गौसदन बनाए गए हैं। यानी कि जो गौवंशी पशु हैं इनकी रक्षा के लिए यहाँ पर 8 गौसदन बनाए गए हैं। गौपालन को बढ़ावा देने के लिए 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना भी की गई थी। इसके अलावा उन्नत किस्म के भेड़ उत्पादन हेतु राज्य में 2 राजकीय भेड़ प्रजनन केंद्र भी हैं। उन्नत किस्म के सूकर शावकों के उत्पादन हेतु, यानी सूकर शावक का मतलब क्या है, जो आपके सूअर के बच्चे वगैरह हैं इनके उत्पादन के लिए 8 राजकीय सूकर प्रजनन केंद्र भी बनाए गए हैं। कुक्कुट पालन को देख लेते हैं। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में जो कुक्कुट पालन है इसको कृषि का दर्जा दिया गया है। यानी कि ये कृषि सहायक गतिविधियों में इसको रखा गया है। कुक्कुट पालन के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु 2013 में सरकार ने कुक्कुट नीति घोषणा की है और इस नीति के क्रियान्वयन से अन्य प्रदेशों से प्रतिदिन आने वाले 1 करोड़ अंडे और प्रतिवर्ष आने वाले 10 करोड़ चूजे प्रदेश में ही उत्पादित हो सकेंगे और इसके अलावा लाखों की संख्या में रोजगार का भी सृजन होगा। अब देखिए, एक नोट दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि जो आपका अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद है इसके अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 182 अंडा का उपभोग इसको करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो आपका अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद है इसने ये कहा है कि प्रति व्यक्ति को एक साल में 182 अंडे जो है उपयोग करने चाहिए। लेकिन अगर हम यूपी की स्थिति देखें तो यूपी में 2018-19 में इसकी जो प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्पादकता थी मात्र 12 अंडा थी, यानी काफ़ी कम थी। मत्स्य पालन को अब हम देखेंगे तो देखिए, प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना स्वतंत्र रूप से 1966 में की गई थी। इसके बाद मत्स्य क्षेत्रों में विकास हेतु उत्तर प्रदेश मत्स्य निगम की स्थापना भी की गई। 6वीं और 7वीं योजना के काल में मत्स्य क्षेत्र में विकास के लिए प्रदेश स्तर पर उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड और जिला स्तर पर जिला सहकारी मत्स्य विकास और विपणन फेडरेशन, पंचायत स्तर पर प्राथमिक मत्स्यजीवी सहकारी समितियां, इनके नाम से त्रिस्तरीय ढांचे की व्यवस्था भी की गई है। जो आपके मछुआरे होते हैं तो इनको बचाने के लिए मछुआ दुर्घटना बीमा योजना 1985-86 शुरू की गई, जिसमें मृत्यु होने पर 1 लाख और अपंग होने की स्थिति में 50,000 का भुगतान किया जाता है। मत्स्य विकास के लिए मत्स्य नीति 2006-12 ये भी तैयार की गई थी। इसके अलावा सरकार ने जून 2015 में मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिया, यानी इसको भी कृषि सहायक गतिविधि माना है। तो इसी के साथ आज आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाता है और आपने इससे संबंधित बहुत सारे जो फैक्ट हैं वो आपने जान लिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।